प्रिय छात्र और छात्राओं, मेरा नाम नवीद। सुन रहे हैं आप लोग? सुनाई दे रहा है? ठीक है। मैं हिंदी का अध्यापक हूँ और मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है हिंदी MA BEd। पिछले 20 सालों से मैं SGM स्कूल नागवार में कार्यनिरत हूँ और कुछ स्टूडेंट्स मुझे जानते भी हैं, यहाँ पर देख चुके हैं। हिंदी भाषा उसे सीखना, समझना, हिंदी भाषा ही नहीं किसी भी भाषा को सीखना, ठीक से लिखना, समझना, इसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को ठीक से बोलने, समझने, लिखने के लिए जिस भाषा की, जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है, हम उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण में तृतीय भाषा हिंदी में क्या क्या पूछे जाएगा परीक्षा में, इसके बारे में आपको पता है? जानकारी है? थोड़ी बहुत जानकारी होगी आप? किसी को मालूम है तो बताइए, क्या क्या पूछने वाले हैं परीक्षाओं में? 8 अंकों के लिए व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। कितने अंकों के लिए? 8 अंकों की। तो हमें इसकी तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है हमें? चुपचाप हम बिना अभ्यास के तैयारी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अब्दुल कलाम जी के जो कहावत अब्दुल कलाम जी ने कहा है, उसके बारे में कहा था, याद क्या आपको? सपना वो नहीं जो हम सोकर देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने। हम सबके सपने हैं अभी। क्या सपने हैं? डिस्टिंक्शन में पास होना, रैंक में पास होना, ये सपना है। इस सपने को साकार करना है, पूरा करना है, तो हमें क्या करना है? कुछ त्याग करना है, हमें सैक्रिफाइस करनी है। सपना वो नहीं जो सोकर देख सपने में तो हम पास हो रहे हैं, रैंक में आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में, सच्चाई में हम पास नहीं हो रहे, फर्स्ट रैंक पे नहीं आ रहे हैं। इसका ध्यान रखें। अब पेपर का जो कैसे अंग विभाजन किया गया, पेपर का स्वरूप क्या है, प्रश्न पत्रिका का स्वरूप क्या है, बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए? एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता। काकचेष्टम बको ध्यानम श्वान निद्रम संयमी श्रमी अल्पाहारी गृह त्यागी इति विद्यार्थिनिः सप्त लक्षणम। बताया था ना मैं, आप याद है आपको? एक छात्र के 7 क्वालिटी हैं। काकचेष्टम बको ध्यानम श्वान निद्रम संयमी श्रमी अल्पाहारी गृह त्यागी। कौवे की चेष्टा, बक पक्षी का ध्यान, कुत्ते की नींद, हाँ, संयम, पेशेंस, अल्पाहारी, गृह त्यागी। अब घर छोड़कर आए हैं ना, घर छोड़कर यहाँ पर आए हैं, क्या करने के लिए आए? सीखने के लिए आए, समय व्यर्थ करने के लिए आए? सीखने के लिए आए हैं ना। तो घर छोड़कर आने का उद्देश्य क्या है? सीखने का। पहले क्या होता था? स्टूडेंट्स घर से जाते थे, गुरुकुल को जाते थे, गुरुकुल में जाकर वहीं पर रहते थे, महीनों तक, सालों तक पढ़ाई करते बच्चों। अब गुरुकुल यहाँ पर आप आते हैं, 2 आवर या 3 आवर रहते हैं, फिर घर चले जाते हैं। स्कूल में भी सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, चले जाते हैं। ठीक है। काकचेष्टम बको ध्यानम श्वान निद्रम संयमी श्रमी अल्पाहारी गृह त्यागी इति विद्यार्थिनिः सप्त लक्षण। तो कौवे की चेष्टा, कौवे का गुण क्या है? जो भी मिलता है अपने सभी बंधुओं को बुलाकर शेयर करके खाता है, शेयर करता है। अब हमें क्या शेयर करना है? यहाँ पर क्या बांटना है? ज्ञान को बांटना है। काका चेष्टा। बको ध्यानम, बक पक्षी का ध्यान। बक पक्षी, जो पक्षी पानी में खड़ता है, बक पक्षी एक ही पैर से खड़ता है, घंटों तक खड़ता है। क्यों खड़ता है? एक पैर से खड़ने का उद्देश्य क्या है उसका? हंट, शिकारी करने के लिए, ताकि मछली को ना मालूम हो ये पक्षी नहीं है, कोई लकड़ी का पीस है, टुकड़ा है, पीस है। जब मछली आ जाती है, दूसरा पैर रख के उसको पकड़ लेता है। वो कंसंट्रेशन है उसका, एकाग्रता है वो। तो ऐसे आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। बक पक्षी का ध्यान। अब यहाँ पर मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा क्लास ले रहा हूँ, तो पूरा कंसंट्रेशन आपके मेरी ओर होना चाहिए, हंसी मजाक ऐसा नहीं। सबसे पहले अनुशासन होना चाहिए बच्चों में। अनुशासन ही स्वर्ग है, अनुशासनहीनता नरक है। डिसिप्लिन इज हेवन, इनडिसिप्लिन इज
हेल, शिस्ते स्वर्ग अशिस्ते नरक बोलते। सबसे पहले डिसिप्लिन आना है। श्रद्धावान विद्या लभते, जिसके अंदर श्रद्धा है उन्हीं को विद्या लगती। श्रद्धा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें विद्या नहीं लगती। ठीक है। अब व्याकरण में आपको किसी को डाउट है, आपके अंदर मन में जो संदेह है, पूछ सकते हैं। है आपको मन में पूरा मालूम है, आपको पूरी तरह से जानते हैं? नहीं। ठीक है। मेरा परिचय तो आप प्राप्त कर चुके हैं, मेरा परिचय आप प्राप्त कर चुके हैं, आपको भी मैं जानता हूँ। ठीक है। पहले जो प्रश्न पत्रिका का स्वरूप है उसके बारे में जानेंगे। जो अर्धवार्षिक परीक्षा में एस्से 1 में क्या आने वाला है, एस्से 1 के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं, परिवर्तन आने वाला है। अब एस्से 1 के बाद एस्से 2 में जो है आपका जो 17 पोएम नंबर 17, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। ये तो आपको 4 लाइन याद होंगे, आप याद है सबको? 100% ये पोएम रहेगा, लेकिन एस्से 1 में ये पोएम नहीं रहेगा, क्योंकि तो पार्ट 2 में वो आएगा, भाग 2 में वो आएगा। तो ये पोएम, इसमें एक भी गलती आप नहीं करेंगे का के की में, तो आपको पूरे अंक मिले। 4 अंकों के लिए है। ठीक है। 4 अंकों के लिए पोएम है। और उसके बाद भावार्थ है। तुलसी के दोहे में भावार्थ भी आपको पढ़ूंगा, भावार्थ भी राग से जो पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें 5 दोहों में से कोई एक दोहा पूछेगा, 2 देकर एक ऑप्शन, ऐसा नहीं रहेगा। 5 में से एक पूछेगा। तो ज़्यादातर मुखिया मुख पूछते हैं। उसके बाद दया धर्म का मूल है, ये पूछते हैं। तो ऐसे उसको याद रखें। 5 भी आप ठीक से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो, और उसका उपयोग होगा दोहों में। कितने मार्क्स के लिए, कितने अंकों के लिए? 4 अंकों के लिए भावार्थ, 4 अंकों के लिए भावार्थ, दोहों का भावार्थ 4 अंकों के लिए हो गया, और 4 अंकों के लिए पद्य भाग, और 5 अंकों के लिए छुट्टी पत्र। कितने अंक हुए? 9, 4 और 4, 13 अंक आपके पास हो गए। अब व्याकरण के 8। तो ऐसे आप पूरे जो अंक हैं लेंगे, तो वहाँ पर 28 to 30 मार्क्स ईजी से, आसानी से आप ले रहे हैं। 28 से 30 मार्क्स आप आसानी से ले रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रामर व्याकरण में संधि है, समास है, जानते हैं? संधि, समास, प्रेरणार्थक क्रिया, विलोम शब्द, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह, समानार्थक शब्द, ये सब आएंगे। सब एक एक अंकों के लिए हैं। अब हम सोचते हैं चलो ग्रामर व्याकरण में संधि सिर्फ 1 अंक के लिए, समास 1 अंक के लिए, ऐसा करके छोड़ देंगे हम, तो क्या होगा? पूरे अंक चले जाएंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है। हर एक अंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना, हर एक अंक। तो संधि में 1 अंक है, 1 अंक है समझ कर छोड़ देंगे, तो 1 अंक हम वहाँ और चला गया। तो वहाँ पर जो फलितांश आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें क्या होगा? 1%। 1 अंक से हमारा परसेंटेज क्या होता है? कम, पॉइंट समथिंग बोलते हैं ना, उसमें हमारा परसेंटेज कम हो जाता है। इसका ध्यान रखें। ठीक है। संधि के बारे में सबसे पहले बताऊंगा मैं। संधि किसे कहते हैं? अब प्रश्न पत्रिका का स्वरूप जानते हैं? जो फर्स्ट मेन है, पहला मेन है, उसमें क्या होंगे? आप अपने बुक में भी लिखते जाइए। फर्स्ट मेन में क्या व्याकरण, पूरा व्याकरण ही होगा। कौन सा व्याकरण होगा? जो बुक में आपके क्लास वर्क में है वही व्याकरण होगा। दूसरा सेपरेट नहीं पूछेंगे, अलग से नहीं पूछेंगे। तो व्याकरण कितने अंकों के लिए? व्याकरण लिख लो, व्याकरण फर्स्ट मेन व्याकरण 8 अंकों के लिए, 8 अंकों के लिए। प्रश्न पत्रिका का स्वरूप बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको व्याकरण की ओर जाऊंगा। ठीक है। व्याकरण है, दोहे है, उसके बारे में बताऊंगा। जो पहला मेन है, फर्स्ट मेन, 8 अंकों के लिए क्या है? व्याकरण लिख लो। व्याकरण में फर्स्ट संधि लिख लो, संधि, समास, संधि के बाद समास, विराम चिन्ह, विराम, जानते विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क जो इंग्लिश में बोलते हैं, विराम चिन्ह। जैसे किसी वाक्य में, अब एक सेंटेंस है, एक वाक्य है,
तो वाक्य में क्या होता है, फुल स्टॉप आता है और विराम चिन्ह है। उस फुल स्टॉप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। कन्नड़ा में पूर्ण विराम, पूर्ण विरामा। हिंदी में भी क्या है, हिंदी में क्या है, पूर्ण विराम। हिंदी का पूर्ण विराम क्या है, हिंदी का पूर्ण विराम सेंटेंस के बाद हम कैसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हिंदी का पूर्ण विराम एक वाक्य पूर्ण होने के बाद, हाँ, एक लाइन डालते हैं। कन्नड़ में और इंग्लिश में क्या करते हैं, हम डॉट डालते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे, एक वाक्य में देकर ये विराम चिन्ह कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, क्या लिखा आपने, संधि लिखा, समास लिखे, विराम चिन्ह, कारक लिख लो, कारक लिख लो। संधि, समास, विराम चिन्ह, कारक, प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया देखिए, पहले दो पूछते थे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम और द्वितीय, लेकिन पिछले 2 सालों से एक ही प्रेरणार्थक क्रिया पूछ रहे हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे, विकल्प A B C D। 4 विकल्पों में आपको क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूज होगा, थोड़ा आप वहाँ पर कंफ्यूज होंगे। इसलिए अब लिखना शब्द है, देखिए एक शब्द है लिखना है। ठीक है, लिखना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक रूप, लिखना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है, लिखाना। देखिए, देख रहे हैं सब लोग, लिखाना। तो यहाँ पर ये हम बता रहे हैं, नीचे देखिए, खाना, लिखाना। तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप में क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक रूप में लिखना का लिखाना, यही पूछेंगे, द्वितीय नहीं पूछेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक रूप, प्रेरणा का अर्थ क्या है, व्यक्ति खुद काम करते हुए किसी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरणा बोलते हैं, प्रेरणा बोलते हैं। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बोलते हैं ना, मोटिवेट करना, इंस्पिरेशन करना। तो ऐसे लिखना का प्रथम क्या है, लिखना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक लिखाना, इसका द्वितीय होता है लिखवाना। द्वितीय नहीं पूछेंगे, ये ध्यान में रखिए आप। ठीक है, पढ़ना है, पढ़ाना, 1 अंक के लिए, पढ़ना का पढ़ाना। ये पढ़ना, पढ़ाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया में हो गया। इसमें कुछ संदेह है आपको, समझ में आया? तो क्या पूछेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। अब लिखो, चलना शब्द है, इसका क्या होगा, चलाना। ठीक है, लिखना, लिखाना। इसी तरह यहाँ पर ये पढ़ना का देखिए, पढ़ना का पढ़ाना, लिख लिए, बुझा दें। प्रेरणार्थक क्रिया में ऐसे प्रश्न पूछेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद लिंग, वचन, लिंग में श्रीमान शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है, 4 वहां पर विकल्प रहेंगे। श्रीमान शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है, ऐसे एक शब्द है यहां पर, श्रीमान,
इसका अन्य लिंग रूप क्या है? श्रीमती, श्रीमती। अध्यापक, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापकी। और बताओ। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षका, शिक्षकी इन कन्नड़ा में। तो यहाँ पर क्या होता है? शिक्षक, शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षिका, ऐसे होते हैं, इसको याद रखें। तो लिंग में ऐसा हो गया। वचन में नौका शब्द का बहुवचन रूप क्या है? नौकाएं। ठीक है। संधि में ये लिंग में और वचन में हो गया। विरुद्धार्थक शब्द विलोम शब्द में, विलोम शब्द में देखिए जैसे आवश्यक है, आवश्यक का विरुद्धार्थक शब्द क्या होगा? अनावश्यक, अनावश्यक। ये याद रखें। तो 8 अंकों के लिए व्याकरण में कारक का के की का प्रयोग पूछेंगे। का के की एक वाक्य देंगे और वहाँ पर एक खाली जगह देंगे, तो वहाँ पर सही कारक आपको क्या लिखना है, सही कारक क्या लिखना है, ऐसे उदाहरण भी पूछे जाएंगे। कि यहाँ पर जैसे आपके जो मॉडल पेपर है, यहाँ पर जो नमूना है, माताजी अभी बाजार गई है, इसमें यहाँ पर काल में पूछा गया है। कौन सा काल है? बाजार गई है, बाजार गई है। कौन सा काल है? बाजार गई है। 3 काल है ना? कौन से काल हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। गई है कौन सा काल होगा? जो बीत चुका है। कौन सा काल है? भूतकाल है। इसका ध्यान रखें। और आइए महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं उन प्रश्नों की ओर जाएंगे और आपको जो संधि और समास का कुछ मैं नियम बताऊंगा और उसके बाद दोहे के बारे में बताऊंगा। देखिए एक वाक्य के प्रश्न, देखिए तो हर पाठ से जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उसकी ओर ध्यान दें। अब यहाँ पर जो मातृभूमि कविता से एक वाक्य में पूछे जाने वाले प्रश्न, भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के हाथों में क्या है? एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। वैसे भारत के खेत कैसे हैं? यह हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है। भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। क्या वैसे यहाँ पर 2-3 वाक्यों के जो प्रश्न हैं इस पद्य से, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? कैसे सुशोभित है? किसी को इसके उत्तर मालूम है? भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। क्या करना है वहाँ पर? प्रकृति सौंदर्य का वर्णन अलग, भारत माँ का स्वरूप अलग। सौंदर्य के बारे में पूछा गया प्रश्न, क्या लिखना है आपको? भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य के बारे में पूछा गया तो क्या लिखना है? भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। उसके बाद आगे प्रश्न उत्तर, फल फूलों से युक्त वन उपवन और खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। अब स्वरूप के बारे में पूछेंगे तो थोड़ा वहां पर आप कंफ्यूज कर लेंगे। स्वरूप क्या है? भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, किए ये स्वरूप, उसका स्वरूप अलग, प्रकृति सौंदर्य अलग। 2 अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग अलग तरह के उत्तर लिखना है। दोनों प्रश्नों को एक ही उत्तर नहीं लिखना है, इसका आप ध्यान रखें। और इसमें दूसरे पार्ट में सेब की हालत के बारे में लिखिए, कश्मीरी सेब पार्ट से।
सेब की हालत के बारे में लिखिए। किसी को उत्तर मालूम है? एक एक करके लिखिए। 4 सेबों के बारे में लिखना है आपको। पहला सेब, दूसरा सेब, तीसरा सेब, चौथा सेब, उनके बारे में लिखना। पहला सेब कैसा था? पहला सेब बोलिए। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। देखिए, हाँ, पहला सेब कितना कैसा सड़ा हुआ था? देखिए, पहला सेब सड़ा हुआ था, 1 रुपये के आकार छिलका गल गया था। हाँ, दूसरा कैसा था? यह सड़ा हुआ था। तीसरा सेब कैसा था? देखिए, तीसरा सेब कैसा था? सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा सेब बेदाग था, लेकिन उसमें एक काला सुराख था, अक्सर बेरों में होता है। इसको याद रखें। तो ऐसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण है, इसकी ओर ध्यान दें। अब देखिए, 4 अंकों के लिए तुलसी के दोहों में से 5 में से एक दोहा आएगा मुखियामुख, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दो। मुखियामुख और दया धर्म का मूल है, उसकी ओर अधिक ध्यान दें। बाकी पूरे भी सीख लें आप, ठीक है। ये 4 अंकों के लिए वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी मार्क कर लें आप, ठीक है। उसके बाद छुट्टी पत्र, कोई कारण बताकर, या तो वहाँ पर कारण देंगे, कारण वहाँ पर दिया जाएगा, रीज़न दिया जाएगा। भाई की शादी में भाग लेने के लिए अनुमति मांगते हुए, देखिए, भाई की शादी में भाग लेने के लिए 2 दिन की छुट्टी की अनुमति मांगते हुए अपने प्रधानाध्यापक के नाम एक छुट्टी पत्र लिखिए। ऐसा पूछा जाएगा, या तो कोई कारण बताकर। तो यह कैसे लिखना है देखिए, पत्र सिंपल में आसानी से हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये सिंपल जो 5 अंकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ये मुश्किल है जो बड़ा पत्र लिखना, इसलिए आसानी से कैसे लिखते हैं बताऊंगा मैं आपको। पूरे अंक मिलेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लो आप। प्रेषक, पत्र भेजने वाले, पत्र लिखने वाले को क्या बोलते हैं हम? प्रेषक। तो नाम लिखना हो तो नाम लिख सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 अक्षर में लिखते हैं, आ बा का, यही लिखिए आप, नाम मत लिखिए। उसके बाद 10वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल। कोई भी जो कर्नाटक का जो गांव है उसका नाम लिख सकते हैं, या तो बेंगलुरु लिख सकते हैं, बेंगलुरु। यहाँ पर देखिए, ऐसे ऐसे करते जाइए। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, पिन कोड लिख सकते हैं 45, या कोई जो भी पिन कोड है लिख सकते हैं। ये क्या है? प्रेषक। उसके बाद नीचे उसके सेवा में 10वीं, बोलिए, दिनांक यहाँ पर लिखते हैं हम, दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, उसके बिल्कुल सीधे देखिए, दिनांक यहाँ पर लिखेंगे, दिनांक यहाँ पर लिखिए, ठीक है, बिल्कुल साइड, राइट साइड में। तो दिनांक आज का ही लिखिए आप, 20/9/22, ठीक है। सेवा में प्रधान अध्यापक
सरकारी हाई स्कूल पूरा ध्यान दें आप, बेंगलुरु। ठीक है, तो हर एक के लिए यहाँ पर आधा आधा अंक दिया जाएगा। तो पहला स्टेप है, दूसरा है आधे आधे अंक वहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके यहाँ पर देखिए मान्यवर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो तरह से लिख सकते हैं आप, मान्यवर भी लिख सकते हैं या तो महोदय लिख सकते हैं। अगर वहाँ पर पुरुष है, अध्यापिका रही तो महोदया हम लिख सकते हैं। मान्यवर लिखेंगे तो यहाँ पर विषय विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना हेतु। लिख लिए? जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लो। कितने अंकों के लिए? 5 अंकों के लिए। देखिए 4 अंक हम दोहे के भावार्थ में ले रहे हैं, ठीक है, 4 अंक, और 5 अंक इसमें ले रहे हैं। तो दोहे ठीक से सीख लो, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। दोहे और छुट्टी पत्र, और 4 अंक आपको मिल रहे हैं। पद्य, एक गद्य भाग देंगे, पैसेज देंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी इजी रहेगा। छुट्टी के लिए प्रार्थना हेतु, सब्जेक्ट छुट्टी के लिए प्रार्थना हेतु लिख लिया। तो मैं यहाँ पर उसको बुझा देंगे और अगला लिखेंगे। और यहाँ से हम लिखेंगे, अब देखिए हम बड़ा पत्र लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें हम ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जैसे ऊपर एक विषय से संबंधित, ये कुछ स्टूडेंट को लिखना नहीं आता है, ऊपर्युक्त शब्द लिखना नहीं आता है, गलती कर देते हैं, वहाँ पर मिस्टेक हो, गलती हो जाती है तो अंक काट सकते हैं। इसलिए इसको पूरी तरह से 100% मैं गलती नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, ठीक से लिखूँगा, ऐसा जो विश्वास है, अपने पर पूरा विश्वास रहेगा तो लिख सकते हैं। नहीं तो ये जो मैं पत्र बता रहा हूँ आपको ऐसे ही लिखना है। सविनय निवेदन है कि, देखिए यहाँ पर सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अगर लड़का है तो, नहीं तो आ सकती, अगर लड़की है तो वहाँ पर ये शब्द यूज़ करेंगे हम। ये पहला वाक्य हो गया। तो 2 वाक्य में पत्र को हम समाप्त करेंगे। देखिए इतना ही, सभी ने निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं विद्यालय या पाठशाला, विद्यालय नहीं आ सकता, नहीं आ सकती। ठीक है, ये अगर कोई कारण देकर पूछ रहे हैं तो वहाँ पर कारण दे रहे हैं, बहन की शादी या भाई की शादी, तो वो वहाँ पर हम थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा परिवर्तन करना है। क्या करना है, मैं देखिए यहाँ पर सभी ने निवेदन है कि मेरे या मेरी भाई या बहन की शादी में भाग लेने के लिए मुझे गांव जाना है या मैसूर जाना है, जो गांव का नाम है वो लिखेंगे। जाना इसलिए मैं विद्यालय को नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, ये लिखेंगे। थोड़ा वहाँ पर परिवर्तन करना है।
सविनय निवेदन है कि भाई के शादी के कारण, ये लिख सकते हैं, भाई के शादी के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता, बहन की शादी के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता, आ सकती। इसलिए आगे देखिए, इसलिए आप मुझे दिनांक 20/9/22 से 22/9/22 तक 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं, सभी ने निवेदन कर चुके हैं, हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं आरंभ से ही, तो इतना लिखेंगे तो सिंपल है, पूरे 5 अंक मिलेंगे। आप समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो पूछिए, आप उसमें चर्चा मत करो। किसी को कुछ शक है, कुछ डाउट है, संदेह है तो मुझसे पूछिए, और कुछ आपको जानना है, मन में कोई दुविधा है, कोई संदेह है तो पूछिए खड़कर। अभी पत्र ये एंड नहीं हुआ है, इसका समाप्त नहीं हुई है, अभी हमें यहीं से एंडिंग करनी है उसे एंड। तो यहाँ पर कितने वाक्यों में हो गया? सभी ने निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता, लड़की है तो आ सकती। एक सेंटेंस हो गया, एक वाक्य हो गया। इसलिए आप मुझे दिनांक कहाँ से, 21/9/2022 से 22/9/2022 तक 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। हो गया ना? इतना लिख सकते हैं ना? तो बड़ा लिखेंगे तो और बड़ा पत्र है। उपरोक्त विषय से संबंधित शीत एवं ज्वर के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मुझे नितांत आवश्यकता है, इसलिए मुझे दिनांक से छुट्टी प्रदान करें। ये बड़ा पत्र होगा, यहाँ पर ये छोटा पत्र है आपके लिए। ठीक है, ये इतना आप लिखें। और देखिए यहाँ पर लिख लिए सब लोग, और नीचे अभी जो इसका पत्र का जो आखिरी ये है बताऊंगा। अब बुझा दें इसको, लिख लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, ये आपको पूरी तरह से हम लिख सकते हैं। गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपका विश्वास है तो लिख सकते हैं, मिस्टेक गलतियाँ नहीं करनी है। अब जो गलती करने वाले स्टूडेंट जिसे पत्र लिखना नहीं आता पूरी तरह से, ये सिंपल पत्र जो आसान पत्र है लिख सकते हैं। ओके, इसे करना है, जाएगा नीचे। ठीक है, आप कर लीजिए। ठीक हो गया? ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका, ये लड़के लिखेंगे आपका और लड़कियां लिखेंगे आपकी। ठीक है, आज्ञाकारी थोड़ा इधर लेंगे, देखिए इधर लीजिए थोड़ा, कि आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक कर लो। ठीक से लिख लो स्टूडेंट्स।
लड़के लिखेंगे आपका, लड़कियां लिखेंगी आपकी। आज्ञाकारी छात्र, छात्रा कौन लिखेंगे? लड़कियां लिखेंगी। ठीक है, इधर देखिए, धन्यवाद, धन्यवाद सहित, नीचे अभिभावक के हस्ताक्षर, लिख लिए? ये पत्र लिखने का आसान तरीका है, आसानी से लिखने का ये तरीका है। इतना आप लिखें तो पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे। इसमें गलतियां आप नहीं करेंगे तो पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी पहले पार्ट से दूसरे पार्ट से प्रश्न, सेब की हालत के बारे में जो प्रश्न आया था उसके बारे में जान चुके हैं। अब उसी तरह चलेगा स्टूडेंट्स। 4 अंकों के लिए भावार्थ, 5 अंकों के लिए छुट्टी पत्र और गद्यांश देंगे 4 अंकों के लिए। इसकी ओर ध्यान दें। अब संधि और समास के बारे में कुछ बताऊंगा। संधि और समास में, संधि को कैसे पहचाने, समास को कैसे पहचानना है, इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले ईमानदारों के समय इसमें बसंत की सच्चाई पाठ से, बसंत की सच्चाई पाठ से 4 अंकों के लिए बसंत ईमानदार लड़का है कैसे, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे, और पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी ओर ध्यान दें। दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अभी 1 अंक के प्रश्न तो हर पार्ट से जो हमेशा पूछे गए हैं, आपके पास पुराने पेपर हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, उसमें एक बार देख लें आप। पुराने पेपर हैं आपके पास? नहीं हैं। ठीक है, 1 अंकों के लिए। और अब आइए, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि में कितने प्रकार हैं हिंदी में? देखिए वहाँ पर संधि में मुख्य रूप से, संधि में मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हमेशा परीक्षा में स्वर संधि के बारे में पूछते हैं। स्वर संधि में 5 प्रकार हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। देखिए संधि प्रकार उसके, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं ये जान लो। 2 अक्षरों के मेल को, 2 अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। 2 अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सबसे पहले हम, तो पहला है स्वर संधि में कितने प्रकार? 5 प्रकार हैं बच्चों। स्वर संधि में 5 प्रकार। पहला वाला दीर्घ संधि, इसके नियम बताऊंगा मैं आपको, देखिए। उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि, आयादी संधि। कितने हुए? स्वर संधि में कितने प्रकार? 5 प्रकार। दीर्घ, गुण, वृद्धि,
यण आयादि स्वर संधि में। अब हम व्यंजन संधि की बात नहीं करें, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको स्वर संधि में 5 प्रकार। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वराक्षर कौन से हैं? स्वराक्षर कहाँ से कहाँ तक स्वराक्षर हैं? आ से लेकर औ तक स्वराक्षर हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आ, ई, उ और रू क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ, रू, ए, आई। देखिए आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 जो हैं दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ एंड रू ह्रस्व स्वर, कम समय में उच्चारण करने वाले जो अक्षर हैं उसे ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वोवेल्स, लॉन्ग वोवेल्स बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में वैसे। अब स्वराक्षरों से जो संधि होती है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के 3 नियम बताऊंगा मैं आपको। कितने नियम? समय के अभाव के कारण देखिए मैं आसानी से यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको ध्यान दें। स्वर संधि में कितने नियम, दीर्घ संधि में कितने नियम हैं? दीर्घ संधि में 3 नियम हैं। आ अथवा आ के बाद, आ अथवा आ के बाद पूर्व पद उत्तर बोलते हैं। आ अथवा आ के बाद फिर उसके सामने, उसके बाद फिर आ अथवा आए तो वो क्या बनता है? दीर्घ संधि। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, एक शब्द है, लिख लो, विद्यालय एक शब्द है। अब उसको हम क्या करेंगे? विद्या प्लस आलय। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप और आगे भी आ है, वो बन रहा है आ, तो ये बना विद्यालय। ठीक है, शब्द में पहचानना है आपको। जैसे जो शब्द आता है ध्या, विद्या, आ की मात्रा जो आती है उसको पहचानना है। आप एक परीक्षा में पढ़ रहे हैं, ऐसे शब्द आए जो उच्चारण कर रहे हैं, आप उच्चारण करते समय बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे वहाँ समय विद्यालय, पुस्तकालय, न्यायालय, शौचालय, हिमालय, महालय, ऐसे शब्द आएंगे तो ये दीर्घ संधि का पहला नियम। इसमें 3 नियम हैं। आ अथवा के बाद आ अथवा आता है, ई अथवा ई के बाद ई अथवा ई, उ अथवा उ के बाद उ अथवा उ आएंगे बच्चों। ये पहला उदाहरण है। उसके बाद एक रविंद्र शब्द है, क्या है? लिख लो, मैं बता रहा हूं इसके बारे में। देखिए इसको अभी गुण संधि नहीं बता रहा हूं मैं। रविंद्र शब्द, हम इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे? रवि प्लस इंद्र। तो यहां पर देखिए इसमें ई है और आगे भी ई है, तो ये क्या बना? दीर्घ बना यहां पर, तो ये बनता है रविंद्र। ठीक है, ये दूसरा नियम। पहला नियम दूसरा। आ अथवा के बाद विद्यालय, एक एक उदाहरण दे रहा हूं पर। पहला उदाहरण विद्यालय, दूसरा उदाहरण रविंद्र। समझ में आ रहा है? 3 नियम है बच्चों इसमें। आ अथवा के बाद आ, ई अथवा ई के बाद ई, उ अथवा उ के बाद उ आएगा। अब तीसरा नियम बताएंगे। लघु उर्मी शब्द है, लघु उर्मी, लघु उत्तर भी आएगा, लघु प्लस उत्तर, लघु उत्तर भी आएगा। देखिए लघु प्लस उर्मी, बुक में नहीं है आपके से, शायद पुस्तक में नहीं है, ये बनेगा लघु उर्मी। ठीक है, इस संधि में आपको क्या पहचानना है? ये मात्रा देखिए, जैसे हम अंग्रेजी में, इसमें मैथ्स में, गणित में कुछ फार्मूला होते हैं, वैसे ही इसका सूत्र देखिए क्या करना है। इसको इस संधि में, स्वर संधि में ये मात्रा आएगी, उसके बाद ई की मात्रा आएगी, उसके बाद ओ की मात्रा। ये देखना है आपको, समझ में आ रहा है? शब्द में ये पहचानना है आपको। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा पहचानेंगे, दीर्घ संधि। ऐसा जो समझने के लिए ये आप उपयोग करेंगे, आसानी से समझ पाएंगे। इसमें कोई डाउट है, शक है आपको दीर्घ संधि में? नहीं। भूर्ध्व शब्द कैसे आप इसको विच्छेद करेंगे? भूर्ध्व एक शब्द है, भूर्ध्व शब्द है, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संधि विच्छेद करना है तो भूर्ध्व शब्द है वो, इसको कैसे करेंगे संधि विच्छेद?
भू प्लस ऊर्ध्व। देखिए यहाँ पर ऊ है, आगे भी ओ है, ये ऊ बनता है। समझ में आया? इसके उदाहरण हमें कम मिलेंगे। ऊ के लिए हमें उदाहरण कम मिलेंगे, आ के लिए, ई के लिए बहुत मिलेंगे। मुनीन्द्र, रविंद्र, कविंद्र, ये सब आएंगे। ठीक है, इसमें लिख लिया आप? ठीक है। गुण संधि में 3 नियम है बच्चों। गुण संधि में कितने नियम? 3 नियम है। आ अथवा के बाद इसमें सेम जैसे स्वर संधि में, दीर्घ संधि में आया था, आ अथवा के बाद एक ही जाति के शब्द नहीं आएंगे। आ अथवा के बाद ई अथवा ई आएगा। बुक में देखिए, पुस्तक में आपके, आ अथवा के बाद ई अथवा ई आए तो क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है। गुण संधि के बच्चों 3 नियम। अब इसमें दीर्घ संधि में जो बताया मैं आपको, उसमें कोई डाउट है? समझ में आया? 3 वहाँ पर जो आप चिन्ह बताया, आ की मात्रा, उसके बाद ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। ई की मात्रा के उदाहरण बोलिए। ई की मात्रा के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण बोलिए। उदाहरण कविंद्र, मैं एक तो लिख दिया हूँ, आप बताइए। गिरीश, गिरीश जो है, गिरी प्लस ईश, गिरीश। हाँ, ऐसे शब्द आएंगे। गुण संधि के 3 नियम। दूसरा, सॉरी, लिख लो इसको। मैं पहले बता चुका हूँ, व्याकरण में हर एक प्रश्न जो व्याकरण में समास संधि है, एक एक अंक के लिए हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सभी प्रश्नों के लिए हमें महत्व देना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, गुण संधि का नियम, आ अथवा आ के बाद, इन दोनों के बाद ई अथवा ई आए तो क्या बनता है? आ अथवा के बाद ई अथवा ई आए तो क्या बनेगा? ये बनेगा। उदाहरण, पहला नियम है इसका। देखिए, नरा प्लस इंद्र एक शब्द है और यहां पर आ है, थोड़ा आ प्लस जोड़ ई तो क्या बनेगा? ये बनेगा कि नरेंद्र हो जाए। समझ में आ रहा है? नरा प्लस इंद्र नरेंद्र, धर्मा प्लस इंद्र धर्मेंद्र, जितेंद्र। तो यहाँ पर ये की मात्रा आएगी, ये पहचानना है आपको। इस संधि में ये उच्चारण शब्द में ये आ रहा है, तो गुण संधि का पहला नियम, नरा प्लस इंद्रा नरेंद्र, धर्मेंद्र, मुरुडेश्वर, मुरुडा प्लस ईश्वर मुरुडेश्वर, सुरेश, सुरा प्लस ईश सुरेश, महेश, महा प्लस ईश महेश, गणेश, गणा प्लस ईश गणेश, परमेश्वर, परमा प्लस ईश्वर परमेश्वर। ऐसे उदाहरण आएंगे। ये ऐसा ये आए तो गुण संधि का पहला नियम, ये समझ लो, ये हमें याद रखना है। समझ में आ रहा है? इसका दूसरा नियम, एक ही उदाहरण हम लिख रहे हैं यहाँ पर, उदाहरण एक ही लिखे हैं। आ अथवा के बाद, थोड़ा यहाँ पर चेंज करेंगे, आ अथवा के बाद ऊ अथवा ऊ आए तो क्या बनता है? उसका वो बनता है बच्चों। ये दूसरा नियम है, याद रख लें। जैसे एक शब्द है महा प्लस उदय, एक शब्द है, ध्यान दो, आ प्लस ओ इक्वल टू, ये क्या बना? महोदय। समझ में आ रहा है? पहला नियम में क्या है? क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना। दूसरे नियम में क्या आ रहा है?
आ के बाद वो आने से क्या हो रहा है, वो बन रहा है। महा प्लस उदय महोदय, ओ उच्चारण क्या हो रहा है, ओ महोदय। सूर्योदय शब्द है, कैसे करेंगे उसको संधि, संधि विच्छेद कैसे करेंगे सूर्योदय को, सूर्या प्लस उदय सूर्योदय, चंद्रोदय चंद्रा प्लस उदय चंद्रोदय, सूर्योदय चंद्र। राज्योत्सव शब्द है, कन्नड़ में भी वही है, हिंदी में भी वही नियम है, राज्य प्लस उत्सव राज्योत्सव। महोत्सव महा प्लस उत्सव महोत्सव। ऐसे वो ए ओ और एक इसका नियम है, बताऊंगा आगे। देखिए आ अथवा आ के बाद आ अथवा के बाद रू आए तो वह शब्द क्या बनेगा, अर बनेगा। उसका उदाहरण देखिए, आ अथवा के बाद रू आए तो वह क्या बनता है, अर बनता है। जैसे एक शब्द है सप्ताह प्लस ऋषि, आ प्लस रू अर, तो ये बनता है सप्तर्षि। बच्चों मैं फिर एक बार लिखूंगा इसको, देखिए फिर एक बार लिखेंगे हम इसको। सप्तर्षि के महा प्लस ऋषि महर्षि, सप्तर्षि महर्षि, ऐसे ये चिन्ह देखेंगे आप। ऐसे शब्द जब पढ़ रहे हैं हम, परीक्षा में दिए गए जो उदाहरण हैं उच्चारण कर रहे हैं, अर्षि ऐसे आ रहा है तो समझ लीजिए वह गुण संधि है। वैसे ही वृद्धि संधि में दो नियम है बच्चों, कितने, दो नियम हैं। गुण संधि समझ में आया, तीन नियम, ए ओ और अर, ये जान लो। वृद्धि में बुक देख लो, वृद्धि में क्या है, आ अथवा के बाद ओ अथवा हुआ है तो पहले ये अथवा आई आएगा। देखिए नियम में आ अथवा के बाद ये अथवा ये आया तो वह आई बनेगा। जैसे एक एक शब्द है, एक एक संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, एका प्लस एका एकैका, ऐसे मात्राएं आएंगी, उसको ध्यान में दे, ध्यान दें उसको। एकैक, सदैव, भावैक्य, मतैक्य, ऐसे ऐ की मात्रा आती है तो वो क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण है। आ अथवा के बाद ये अथवा ऐ आए तो वह क्या बनेगा, ऐ बनेगा दीर्घ में, उसको ध्यान में दें। इसमें दो नियम है, आ अथवा के बाद ओ अथवा औ आए तो वह औ बनेगा, वन प्लस औषध वनौषध, इसको ध्यान दें। हर संधि में जो नियम मैं बता रहा हूँ, पहले में दूसरे में अभी गुण संधि में बताया, वो ध्यान दें। ए ओ और अर, ए ओ और अर, आ ई और ऊ दीर्घ संधि में, इसमें आई और वृद्धि में आई और औ, ऐसे देखो। एण संधि में भी तीन नियम है, एण संधि और वृद्धि संधि, उसका भी ध्यान दें। यहाँ पर संधि, यहाँ पर समय, यहाँ पर रुक जाएंगे। समास के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। देखिए समास में, समास किसे कहते हैं, अधिक से अधिक विषय को कम समय में, कम शब्दों में बोलने की विधि को, कम शब्दों में बोलने की विधि को हम क्या, संक्षिप्त करना। समास का ये अर्थ है छोटा करके कहना, संक्षिप्त करने की विधि को समास कहते हैं। समास में देखिए, अब एक शब्द है राजकुमार, संक्षिप्त है ये, उसको बढ़ाकर बोलेंगे तो राजा का कुमार, राजा का कुमार हो गया नहीं। अब उसको उतना बड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है, राजकुमार बोलेंगे तो चलेगा, राजकुमार बोल रहे हैं, लेकिन उसको हम क्या बोल रहे हैं, राजा का कुमार। ताजमहल देखिए, हाँ जैसे ताजमहल, ताज का महल। वैसे समास के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दें। इसमें 6 कारक आएंगे समास में,
तत्पुरुष समास में 6 कारकों का उपयोग करते हैं। राजमहल है, राजमहल शब्द है, क्या बोलेंगे उसका समास विग्रह कैसे करेंगे? राजा का महल, तो ये तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको समास में कैसे, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले। देखिए समास में, देखिए इसको लिख लो। समास कितने हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब यहाँ पर आसान जो समास है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब जो संख्यावाचक शब्द आते हैं, संख्यावाचक न्यूमरिक, ऐसे समास जो होते हैं द्विगु समास, उसको ध्यान में रखिए। द्विगु समास न्यूमरिक, नंबर वाले, संख्या वाले, जैसे चौराहा है, चौराहा। चौराहा मतलब क्या है? 4 रास्ते, 4 राहों का समूह। ये क्या है? द्विगु समास, इसको ध्यान में रखिए, द्विगु समास। समझ में आ रहा है? नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ऐसे शब्द आएंगे तो द्विगु समास, इसको ध्यान में रखिए, समझना है आप। और उसके बदले में यहाँ पर और शब्द कोई आए, देखिए यहाँ पर भाई बहन, ऐसा चिन्ह आता है ना, तो ये कौन सा समास है? भाई बहन समास कौन सा है? द्वंद्व समास। अब एक कोई हमारे भारतीय पुरुष है या महिला है, विदेशी महिला से कुश्ती लड़ रही है, उनका जो वेट है, उनका जो वज़न है 60 किलो है। अब वहाँ का विदेशी का जो कुश्ती लड़ने वाला है, उसका जो वज़न है, वेट है 70 किलो। दोनों में समानता होगी? क्या होना चाहिए? दोनों 60-60 इक्वल, समान रूप से होना चाहिए। तो ऐसे दोनों प्रधान है, भाई बहन। अब घर में एक पुत्र है, एक पुत्री है, हाँ, दोनों पुत्र हैं, बेटे हैं, एक अच्छा है, बुरा है। तो दोनों माता पिता के लिए क्या है? दोनों अच्छे हैं ना, पुत्र भी दोनों अच्छे हैं, अच्छा भी बुरा भी दोनों अच्छे, अच्छा और बुरा दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद, उत्तर पद, पूर्व पद, दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो एक चिन्ह आएगा, हाइफन जो वहाँ पर आप देख रहे हैं, वो चिन्ह आएगा, वो मार्क आएगा, तो समझ लो द्वंद्व समास। समझ में आया? द्वंद्व समास। पहले में क्या है? न्यूमरिक, संख्यावाचक शब्द आएंगे, तो वो क्या है? द्विगु समास, द्वंद्व समास। और बताया मैं आगे आपको, पहले इससे पहले राजकुमार और राजमहल, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देशद्रोह, देश के लिए द्रोह, ऐसे जो समास आते हैं तत्पुरुष समास। नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, कर्मधारय समास आपके बुक में व्याकरण में दिया गया है अंत में, और एक बार उसको ध्यान से देख लें आप। नीला है जो कमल, नील कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, कर्मधारय समास। और आखिरी जो समास है बहुव्रीहि समास है, उसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद जो है प्रधान होता है। जैसे लंबोदर है, लंबोदर शब्द को हम विग्रह करेंगे, लंबा है जिसका उदर। किसका उदर लंबा है? किस भगवान को बोलते हैं लंबोदर? किस भगवान को लंबोदर बोलते हैं? लंबोदरा, लंबा है मतलब बड़ा है पेट, लंबोदरा, लंबोदर गणेश को बोलते हैं, लंबोदर। तो तीसरा अर्थ देने वाले शब्द जो आते हैं वो लंबोदर। दशानन, किसे बोलते हैं? दशानन, 10 आनन है जिसके। किसके 10 आनन हैं? मुंह, चेहरे, सर हैं रावण के। वो तीसरा अर्थ देने वाले जो शब्द आते हैं वो सब क्या हैं? बहुव्रीहि समास, याद रख लें। इसमें द्विगु में क्या है? संख्यावाचक, द्वंद्व में भाई इससे चिन्ह आएगा, हाइफन, जैसे मैं बताया वहाँ पर, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये आएगा। ऐसा आएगा तो द्वंद्व समास, भाई बहन, माता पिता, अच्छा बुरा, ये सब आएंगे। ठीक है, समझ में आया? और आपके व्याकरण में बुक में
विराम चिन्ह पूरे दिए गए हैं, देख लो एक बार। विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक, व्याकरण के पेज नंबर में बहुत बताऊंगा, उसे मार्क कर लो आप। सॉरी, हाँ स्टूडेंट्स, अभी जो व्याकरण के बारे में बताया तो पुस्तक में जितने भी तो पृष्ठ संख्या मुझे मैंने कहा अभी 194 में क्या विराम चिन्ह है और संधि समास पूरा व्याकरण वहाँ पर दिया गया है, उसे एक बार आप ध्यान से देख लें और विराम चिन्ह भी पढ़ लें। और कोई आपको संदेह हो तो मुझे पूछिए, कोई भी आपके मन में संदेह दुविधा है, समझ में नहीं रहा है, पाठ में हो किसी में व्याकरण में, पूछिए, मैं बता दूंगा अभी। कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, बताइए, कोई शक नहीं। अब जितना भी संधि बताया, समाज के वहाँ पर जो नियम बताए, समझ में आए, तो वहाँ पर संख्यावाचक, उसके बाद जो हाइफन वहाँ पर बता रहे हैं, चिन्ह, ये चिन्ह जो है इसकी ओर ध्यान दें। ऐसा आया तो द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्विगु, और ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देशद्रोह, देश के लिए द्रोह, शब्द आते हैं। और क्या होता है, तत्पुरुष बहुर्वी, समझ में आया, बहुर्वी तीसरा अर्थ देने वाले शब्द, जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, किसे बोलते हैं, नीलकंठ। किस भगवान को नीलकंठ बोलते हैं, शिव को नीलकंठ, शिव को बोलते हैं, तीसरा अर्थ देने वाले शब्द नीलकंठ, ठीक है। तो आइए, अब ये दोहे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है, तुलसी के दोहे 4 अंकों के लिए, इसमें से एक पूछा जाएगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तुलसीदास के बारे में आप जानते होंगे, हिंदी के प्राचीन कवि। रामचरितमानस की रचना इन्होंने की है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने। राम के बारे में उन्होंने गुणगान किया है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पर 5 दोहा में नीतिपरक दोहे हैं, दोहों में बहुत ही संदेश उन्होंने हमें संदेश दिया है। तो हम राग से गाएंगे, ध्यान से सुनिए आप। तुलसी के दोहे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोष मय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पै, परिहरिवारी विकार, तुलसी परिहरिवारी विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण। तुलसी साथी उपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, तुलसी राम भरोसो एक। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, तुलसी जो चाहसी उजियार। समझ में आया? इसका भावार्थ जानते हैं आप? कि भावार्थ एक बार पढ़ लो, और कभी मौका मिला तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छी लगी क्लास? कोई शक और आपको? नहीं, तो ठीक से पढ़ाई करो और सोच समझकर सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक से लिखें, ठीक है। Thank you, sir, for your great help for our beloved students. Behalf of Evershine Coaching Center, we are very thankful for Mr. Navid sir to be the host of this program of third language Hindi Karnataka SSLC State Board. My dear students, utilize this opportunity and just go through the contents, what all it's been taught to you all here. So I hope you people can utilize these things and score a very good marks in your upcoming SSLC board exam. My dear students, still if you are not subscribed to our YouTube channel Shah Sir Classes, kindly do subscribe it and share this video as much as possible with your all friends,
so that the one who is in need, definitely it will be very benefited for those students. If you have liked this class, click the like button and comment below how was this class and what video you want to make us next. Take care.